start with chapter number 2 for class 9, that is matter around us pure? And this chapter is divided into two parts, part 1 and part number 2. Today we will start with the part number 1. Topics to be covered in this chapter are: first is pure substance, elements, metals, non-metals, metalloids and noble gases, symbols of elements, next compounds, impure substance, that is mixtures, types of mixtures, solutions and types of solutions. All these topics are to be covered in this chapter in the part number 1. तो अब जैसे नाम अंडरस्टूड है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे इर्द गिर्द मैटर है क्या वो प्योर है? तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें था कि मैटर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो किस तरह के हैं. तो कोई भी मैटर जो है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, कोई भी जो चीज है वो जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई मास होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर. अब हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द ढेरों चीजें हैं और उन चीजों का जो होता है वो मास होता है. पर अब हमें ये देखना है कि जो मैटर है क्या वो प्योर है या इम्प्योर है. तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. एंड दिस चैप्टर इज टोटली लिंक्ड विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर अराउंड अस. So let us start the chapter that is matter around us pure. We often talk to each other about the purity of substances like pure honey, pure cheese, pure water, pure milk, etc. तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि we often to talk, हम हर किसी से ये चीज डिस्कस करते हैं. We often to talk to each other about the purity of substances. हम हर किसी से ये डिस्कस करते हैं कि जो substances हैं वो either pure है या impure है. चाहे वो आप हनी भी है, pure हनी भी है, pure चीज है, या फिर pure water है या pure milk है. इवन टू कि आज की डेट में जो है वो मैक्सिमम हम जो है वो ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर इतना विश्वास है कि वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं प्योर होती हैं. इस वजह से मैक्सिमम मार्केट से जो भी चीजें लाते हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं. तो हनी जो है, हनी इट हैज इट्स मेडिसिनल यूज. हनी का जो है एक तरह से इसका मेडिसिनल यूज है और इसको आमतौर पर घरों में, हर घर में, हर घर के किचन में जो है उसको यूज किया जाता है. इवन टू कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है. और साथ में वाटर है, तो क्या वो वाटर प्योर है या नहीं है? मिल्क हम ले रहे हैं तो क्या वो प्योर है या नहीं है? या हम चीज ले रहे हैं तो प्योर है या नहीं है? तो इसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें हमारी प्योर हैं और कौन सी इम्प्योर हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि हाउ डू वी नो द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस. हम कैसे जान पाएंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो प्योर है. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्योर सब्सटेंस. It is a substance that is made up of a single type of particles. तो प्योर सब्सटेंस को जो हम डिफाइन करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस जो है वो एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ द पार्टिकल्स. हम इसमें ये कह रहे हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है वो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स को मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा. अगर एक ही पार्टिकल है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि दैट सब्सटेंस इज प्योर. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है कि अगर आयरन है, आयरन इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सब्सटेंस, तो आयरन में क्या है? आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे. सपोज करो दिस इज आयरन, आयरन की छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. तो अंडरस्टूड है कि अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो उसमें आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे. एट दैट टाइम, एट दैट कंडीशन वी कैन से दैट द सब्सटेंस इज प्योर. सिल्वर है तो सिल्वर में भी जो पार्टिकल्स होंगे वो सिल्वर के ही होंगे. दैट मींस वी कैन से दैट सिल्वर इज आल्सो प्योर सब्सटेंस. ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स है. दैट मींस वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज आल्सो प्योर सब्सटेंस. सल्फर है, सल्फर में भी अगर सल्फर के ही मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, एट दैट कंडीशन वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ द सब्सटेंस इज प्योर. But it is not that a substance has to be made up of a single type of particle. पर ये जरूरी नहीं है कि जो substance है वो single type के particles को ही मिलकर बना हो. It can be made up of
two or more different kinds of particles. जरूरी नहीं है, अभी हमने कहा कि सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स को मिलकर बना होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। पर कंडीशन है कि यहाँ पर और भी आती है कि जरूरी नहीं है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स को ही मिलकर बना हो, बट इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पार्टिकल्स। इसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, लाइक सोडियम क्लोराइड। कॉमन एग्जांपल इसका क्या आ गया, सोडियम क्लोराइड। दैट मींस सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ पार्टिकल, दैट इज NaCl। इसमें जो एक पार्टिकल है वो सोडियम का है और दूसरा जो है वो क्लोरीन का है। That means at that condition there are two types of the particles, and when the substance is made up of two or more different types of the particles, at that condition we can also say that that substance is the pure substance, such as carbon dioxide। अब कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, एक मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है कार्बन का है, दूसरा जो है वो ऑक्सीजन का है। तो at that time the substance is made up of two or more different kinds of the particles, and at that condition we can say that the substance is a pure substance। अब हम एक और चीज ये देखते हैं कि how can you test the purity of substance। हम किसी भी substance की जो purity है वो उसको कैसे justify करेंगे। उससे पहले हम कुछ characteristics जो है वो pure substances के हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं प्योर सब्सटेंसेस की, कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो उसको क्या बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो आपका प्योर सब्सटेंस होगा इसका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब अगर हमारे किसी भी सब्सटेंस में दो टाइप के पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, तो उसमें एक जो पार्टिकल है दैट इज फ्रॉम द सोडियम और दूसरा जो है वो क्लोरीन का है। तो अब ये दोनों पार्टिकल्स जो होंगे वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो कंपोजिशन है दैट इज सेम कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये हो गया कि जब भी हम सोडियम या क्लोरीन को मिलाते हैं तो हम जब उस चीज को देखते हैं तो उसका कंपोजिशन जो होता है वो हमें सेम दिखाई देता है। उसमें हमें सोडियम अलग नहीं दिखाई देता है कि हमें उसमें सोडियम अलग दिखाई दे रहा है या क्लोरीन अलग दिखाई दे रहा है या फिर सोडियम हमें अलग दिखाई दे रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है प्योर सब्सटेंसेस का, उसमें हमारी जो चीज बन जाती है वो हमें एक सेम प्रोपोर्शनैलिटी में या हमें एक सेम कंपोजिशन में दिखाई देती है। दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंसेस हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन और होमोजीनियस। उसको क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं हम इनके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेटेड नहीं कर सकते हैं। they cannot be separated by any physical method। हम उसको किसी भी physical method से उसको हम separate नहीं कर सकते हैं, हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। but by chemical methods we can separate easily the constituents of pure substances। chemical methods के द्वारा हम उसके constituents को easily separate कर सकते हैं, but by the physical method we can't separate the constituents of any pure substance। अब physical methods में हमारे कौन से method आते हैं, such as distillation है, filtration है या evaporation है। all these are the physical methods, but by these physical methods we can't separate the constituents of any pure substance। it has fixed melting and boiling point। it has fixed melting and boiling point। जो भी प्योर सब्सटेंस होंगे, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस का आया है वो ये है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दैट मींस दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। मेल्टिंग पॉइंट होता है एक इस तरह का एक टेम्परेचर होता है जहां पर हमारी सॉलिड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। तो अगर हमारा सब्सटेंस प्योर होगा तो दैट मींस उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर हम लिक्विड को जो है हीट कर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमारा सब्सटेंस प्योर है तो उसे हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा। पर अगर वो इम्प्योर सब्सटेंस है दैट मींस उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स नहीं होगा और वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट है it always possesses same characteristic properties। it always possesses same characteristic properties। तो जो भी हमारे प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो हमेशा जो पोजेस करेंगे वो सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को पोजेस करेंगे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी, जो उनके गुण हैं, उनकी विशेषताएं जो हैं
वो ऑलवेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस एंड बाय दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन इजीली जस्टिफाई द प्योर सब्सटेंसेस और द इम्प्योर सब्सटेंसेस. Next is there is a question how to test the purity of the substance. हम किसी भी substance की purity को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? What is the main criteria for detecting the purity of any substance? तो जैसे कि अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि इनका जो एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो अगर हम देखें तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्योर सब्सटेंसेस के, उसमें हमने कहा है कि प्योर सब्सटेंसेस जो भी होंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स्ड होगा. दैट मीन्स अगर हमने वाटर की ही प्योरिटी को टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमने किसी वाटर की प्योरिटी को टेस्ट करना है, तो वाटर जो है दैट मीन्स इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. वाटर का जो होगा वो एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा और उस बिहाफ पर हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस. तो वाटर जो होगा वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस. तो अभी हमने ये कहा था कि वाटर जो है तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, तो वाटर जो है अगर हम उसको रखते हैं कहीं पर तो उसको रखने के लिए हमें एक जगह चाहिए. तो वाटर नो डाउट इट हैज अ मास, तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इट इज नोन एज मैटर. तो अगर हमने डिटेक्ट करना है प्योरिटी ऑफ द वाटर, एग्जांपल दिया था हमने, फॉर एग्जांपल हम वाटर की प्योरिटी को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स्ड होगा और उस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस. Next, there are the two categories of the substances. Substances are categorized into two categories, that are the pure substances and the impure substances. प्योर सब्सटेंसेस अभी हमने देख लिया है कि जिनके फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनका कंपोजिशन सेम रहता है. और दूसरा ये कहा था कि दे कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड एंड दे पोजेस दिस ऑलवेज द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस. तो प्योर सब्सटेंसेस यहाँ पर हमारे टू कैटेगरीज के हैं, दैट आर एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स. Elements and compounds they fall in the category of the pure substances. Next is the impure substances, and the impure substances are the mixture. So there are two types of the substances, pure substances and the impure. And elements and compounds they fall into the category of pure substances, and mixtures they fall into the category of impure substances. So first of all we will take the pure substances, and in pure substances we will take the elements. Elements are those substances that can't be broken into simpler substances. तो elements जो हैं वो substances हैं जो कि हम उनको broken ही कर सकते हैं और simpler substances में. So elements are those substances which can't be broken into simpler substances. तो elements जो हैं, अब हमारे पास ढेरों elements हैं, तो elements जो हैं उनको हम ब्रोक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस ही बना सकते हैं. अगर हम एलिमेंट को क्या करते हैं, ब्रोक डाउन करते हैं, तो वो अगेन हमें क्या बना के देगा, एलिमेंट ही देगा. अगेन हम उसको ब्रोक डाउन करते हैं तो फिर वो हमें एलिमेंट देगा. अगेन हम उसको ब्रोक डाउन करते हैं तो वो हमें क्या देगा, एलिमेंट देगा. दैट मींस द प्रोसेस इज टू बी गोइंग ऑन. वो प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा. अब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो एटम्स को मिलकर बने हुए हैं और एटम्स ऑलरेडी जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है. तो इस वजह से हम एलिमेंट्स को ब्रोक डाउन कर उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. एग्जांपल है जैसे सल्फर है, सल्फर इज द एलिमेंट, सोडियम इज आल्सो एन एलिमेंट. तो ये जो है इनको हम ब्रोक डाउन कर भी इनके हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट्स इज दे आर मेड अप ऑफ द एटम्स. एलिमेंट्स जो हैं वो किस चीज को मिलकर बने हुए हैं, एटम्स को मिलकर बने हैं, एंड एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. Next, physical and chemical properties of the elements are same as of their atoms. जो elements हैं उनके physical और chemical properties जो होंगी वो just same as like that of the atoms. जैसे atoms की properties होंगी वैसे ही elements की physical और properties जो होंगी वो same होंगी. They occur in the nature in the free or combined state. Element जो है वो nature में हमें या तो free state में मिलेंगे या combined state में मिलेंगे. तो फ्री स्टेट में जो जिनकी इनका जो फ्री स्टेट में मिलना या कंबाइंड स्टेट में मिलना जो है वो डिपेंड करता है अपॉन देयर रिएक्टिविटी. जितना ज़्यादा एलिमेंट रिएक्टिव होगा उतना ही वो जो होगा हमें मुश्किल से मिलेगा, और जितना ज़्यादा वो क्या होगा लीस्ट रिएक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा वो हमें इजीली फ्री स्टेट में मिल जाएगा. अगर हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है या फिर प्लैटिनम है. All these are the elements that are
फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से देखें तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफी लो है। तो इसमें गोल्ड और प्लैटिनम जो है इनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफी कम है, काफी लीस्ट रिएक्टिव है, और काफी लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ये हमें नेचर में इजीली कौन से स्टेट में मिल जाते हैं, फ्री स्टेट में, और उससे ऊपर जो हम थोड़े से हाईली रिएक्टिव होंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स that they occur in the free state as well as in the combined state. After the completion of the elements, next we shift to the metals, non-metals, metalloids. So first of all, we will take the metals. Metals are those which have the tendency to lose the electrons. Metals जो हैं ये एक उस तरह के सब्सटेंस है जिनके पास एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है किसी चीज को इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, और जब कोई भी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो वो क्या बनाता है, कैटायंस को बनाता है। तो मेटल्स जो है दैट मींस दे आर हाईली रिएक्टिव। मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से उनके पास जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। और लॉस जब इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं तो उस टाइम उनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज होकर वो क्या बनाते हैं, रिस्पेक्टिव कैटायंस। क्या बनाएंगे, रिस्पेक्टिव कैटायंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के जो अंदर है दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर always positively charged and electrons are negatively charged, whereas neutrons have no charge, they are neutral, they have neither positive charge nor negative charge. तो सोडियम जो है, अब इनके पास जो मेटल्स हैं इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो इजीली क्या करते हैं, वो मूव कर जाते हैं, और मूव करने की वजह से वो क्या है कि देयर इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में क्या होती है, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जब वो इजीली वहां से क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, और सोडियम के पास कैपेबिलिटी है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस कर देता है। फॉर एग्जांपल दिस इज सोडियम, एंड व्हेन द सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Na पॉजिटिव, तो उसके ऊपर चार्ज होता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर चार्ज होगा वो Na पॉजिटिव होगा, दैट मींस इट फॉर्म्स द कैटायंस। वो क्या बना देगा, कैटायंस बनाएगा। सो दीज आर द मेटल्स। After the metals, we will discuss about the physical properties of the metals. Metals जो होते हैं वो क्या होते हैं, they are malleable. Metals are malleable. For example, aluminium and silver. तो इसमें जो है जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे क्या है, malleable है। Malleable means they can be easily drawn into thin sheets. इनकी हम जो है हैमर के साथ पीट कर हम इनकी पतली चदरें बना सकते हैं, that is malleable। एंड कॉमन एग्जांपल इसका है कि जो एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है उसकी हम थिन शीट होती है जिसको कि हम फूड आइटम्स को रैप करने के लिए यूज करते हैं। तो ये ऑल द मेटल्स आर malleable, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। सिर्फ अल्कली मेटल्स हैं जो कि malleable नहीं है। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। अल्कली मेटल्स आर सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीशियम। इन अल्कली मेटल्स को छोड़कर जितने भी हमारे मेटल्स हैं ऑल आर malleable, दे आर डक्टाइल। ये क्या है, डक्टाइल है, दैट मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम इनको क्या है, हम इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज में, वायर्स में। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के, सिल्वर के वायर्स जो हम यूज कर सकते हैं। कॉपर की जो वायर्स है दे कैन बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल पर्पसेस। दे आर लस्ट्रस। ये जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, दैट मींस जो मेटल्स होते हैं दे हैव ऑलवेज शाइनी अपीयरेंस। एक्सेप्ट कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी, सीजियम एंड गैलियम। नेक्स्ट इज दे आर हार्ड। ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं मेटल्स जितने भी हैं। ऑल द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर जितने भी मेटल्स हैं ऑल आर
हार्ड. सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, ये इतने सॉफ्ट हैं कि दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ. They are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. अभी हमने पीछे कहा कि जो metals होते हैं, that means they have number of free electrons. इनके पास जो number of electrons जो free हैं, extra electrons हैं, और extra electrons होने की वजह से वो easily उनको donate भी कर देते हैं, lose कर देते हैं, और ये जो electrons होते हैं they can freely move, और ये क्या करते हैं easily move कर जाते हैं. इस वजह से they are good conductor of heat and electricity. For example अगर हम देखते हैं तो जैसे लोहे की जो नेल्स होती है, अगर हम उसको हीट करें, काफी टेम्परेचर के ऊपर उसको हम हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद ऑटोमेटिकली दे कैन चेंज देयर कलर. उनका कलर जो होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है, एंड दैट कलर चेंजेस टू रेड, और वो किस में कन्वर्ट होता है, रेड. दैट मींस जो मेटल्स है दे कैन प्रोड्यूस मच मोर हीट. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, हाई है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जितने भी हमारे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़कर हमारे जितने भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ऑल दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सिर्फ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है लो, बिकॉज दे आर सॉफ्ट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, आगे है सोनरस है. सोनरस मींस दे कैन इजीली प्रोड्यूस द साउंड. मेटल्स को अगर हम क्या करते हैं, उनको हम हिलाते हैं या हम उसके ऊपर हार्ड किसी चीज के साथ हम उसके ऊपर बीट करते हैं, तो बीट करने के बाद दैट मींस दे कैन प्रोड्यूस द साउंड. अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो मंदिरों में जो घंटियां होती हैं, घंटी को जब हम खींचते हैं दैट मींस दे कैन प्रोड्यूस द साउंड. दैट मींस दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज sonorous. Next is after the physical properties, the next is the chemical properties of the metal. First chemical property is reaction with oxygen. Oxygen के साथ जब हमारे metals react करेंगे तो metals oxygen के साथ react करने के बाद what product they will be formed? They react with oxygen. Metals जैसे ही oxygen के साथ react करेंगे, they form their respective oxides. वो क्या बनाएंगे? Oxides बनाएंगे. For example, this is metal and this is oxygen. जब हम metal को oxygen के साथ react करेंगे तो वो क्या बनाएगा? Metal oxide. For example हम लेते हैं metal is a sodium. Sodium को अगर हम oxygen के साथ react करते हैं तो वो क्या बनाएगा? Sodium oxide. इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम के साथ react करते हैं तो क्या बनाएगा वो? Aluminium oxide. अब सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 नेगेटिव होता है, O2 नेगेटिव. जब हम क्रॉस करेंगे तो सोडियम के जो वैलेंसी का जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा? सोडियम के नीचे आ जाएगा, Na2O हो जाएगा. दैट मींस सोडियम ऑक्साइड. इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम का करते हैं तो एल्यूमिनियम के चार्ज के ऊपर जो चार्ज होता है 3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव. जब हम इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो Al के पैरल के नीचे क्या आएगा? 2 Al2, और O के साथ जो होगा वो 3 पॉजिटिव. तो क्या बन जाएगा? Al2O3. दैट इज एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड. नेक्स्ट इज द मेटल ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? दे आर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिकली नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, और दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. और जैसे ही हम उनको रेड लिटमस को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ब्लू में. सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक. इसमें कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दैट मींस दे आर एम्फोटेरिक, एंड एम्फोटेरिक मींस दोज व्हिच बोथ बिहेव एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक. जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का रोल जो वो प्ले करते हैं, एट दैट टाइम द ऑक्साइड्स आर नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एग्जांपल्स कौन-कौन से इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के? दैट इज Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. Next is the reaction with the dilute acids. First is the reaction with oxygen, and the second chemical property of the metals is that reaction with dilute acid. कोई भी हमारा मेटल जो है जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या उसका रिएक्शन होगा? डाइल्यूट एसिड हमारे वो एसिड्स होते हैं जिसमें कि हमारी जो एसिड जो होता है उसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, और वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है. दैट मींस दैट एसिड इज नोन एज द डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड में जो होगी वो वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो ज्यादा होगी और एसिड की जो होगी वो कम होगी.
तो अगर हम मेटल को रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, वो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, सपोज करो सोडियम प्लस डाइल्यूट एसिड को भी ले लेते हैं, सपोज करो HCl डाइल्यूट। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएगा ये, NaCl प्लस H, sodium chloride and liberation of the hydrogen gas. So this is the reaction of metals with the dilute acids. Next is the non-metals. After the completion of the metals हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं कि metals की properties क्या हैं, metals की physical properties क्या है, उसकी chemical properties क्या हैं। तो उसके बाद जो हमारा next आता है that is the non-metals। और non-metals वो होते हैं, non-metals are those metals या those non-metals are those which have always the tendency to gain the electrons। non-metal जो होते हैं हमेशा उनके पास जो कैपेबिलिटी होती है वो हमेशा ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। मतलब उनको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, जरूरत होती है, और जरूरत होने की वजह से वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, खींचते हैं, गेन करते हैं। एंड जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं दैट मींस दे फॉर्म रिस्पेक्टिव एनायंस। वो स्टेट क्या बनाएंगे, एनायंस को बनाएंगे दैट आर नेगेटिवली चार्ज, जो कि एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है नॉन मेटल्स की, दे आर लिक्विड और गैसेस। ये लिक्विड्स भी हो सकते हैं या फिर गैसेस भी हो सकते हैं। इसमें एक ही लिक्विड है हमारा दैट इज ब्रोमीन, सिंगल लिक्विड दैट एग्जिस्ट इन द नॉन मेटल दैट इज ब्रोमीन। Carbon, sulfur and phosphorus, they are solids, and rest of the non-metals are gases. Non-malleable and ductile. As compared to the metals, non-metals are always non-malleable and non-ductile. That means ना तो हम इनको जो है वो हम इनको thin sheets बना सकते हैं इनकी, ना ही हम इनको drawn कर सकते हैं किसी चीज में, wires में, because non-metals are most soft as compared to the metals. They are brittle, क्योंकि वो क्या होते हैं, brittle होते हैं, except graphite। graphite जो है सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल है। और ग्रेफाइट क्यों है जो है वो मेलिएबल और डक्टाइल है, बिकॉज इट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, एंड एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 8th क्लास। नेक्स्ट नॉन लस्ट्रस है। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं दैट मींस दे डू नॉट हैव एनी शाइनी अपीयरेंस एक्सेप्ट ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर। ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि क्या है, लस्ट्रस है, चमकते हैं, शाइनी अपीयरेंस है। एंड उसके बाद क्या है कि दे आर नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू द मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, whereas non metals जो हैं they are bad conductor of heat and electricity, because इनके जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो sufficient space नहीं होता है, that means they can't easily move, और जब वो मूव नहीं करते हैं that means there is no force of attraction between the electrons. So next are the chemical properties. First chemical property of the non metal is reaction with oxygen. तो non metals जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनकी क्या रिएक्शन होगी, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जैसे ही हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड जो नॉन मेटल्स जो होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, दिस इज द नॉन मेटल, व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ नॉन मेटल ऑक्साइड। Non-metal oxides are acidic in nature. Non-metal oxides जो होते हैं these are acidic in nature, and whereas metals are basic in nature. Acidic in nature होने का मतलब ये है कि they turn blue litmus to red. Acidic nature होने की वजह से ये easily जो है वो blue litmus को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, red में। अब हमने कहा कि जो नॉन मेटल्स हैं when they react with oxygen they form non-metal oxides। तो अगर हम नाइट्रोजन को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल N2O, NO2, NO, N2O5, that depends upon the conditions। तो जब हम नाइट्रोजन को नॉन मेटल को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ that means they form a number of nitrogen oxides। After that, the reaction with oxygen, the next chemical property of the non-metal is reaction with dilute acids। तो जो non-metals हैं, they do not react with the dilute acids, क्योंकि dilute acids के साथ react करने के बाद उनकी कोई भी reaction नहीं होती है। That means they don't have
सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं इनके पास कोई भी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सब, क्योंकि हमेशा नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है, और गेन करने की वजह से हमेशा उनके ऊपर जो चार्ज रहता है वो नेगेटिव रहता है, और सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से दैट मींस दे डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स. So here non-metals are to be completed, and the next topic is the symbol of elements. अभी हमने कहा था कि हमारे periodic table में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है. Here about 128 एलिमेंट्स जो हैं वो इस टाइम हमारे periodic tables में प्रेजेंट है, जो कि कुछ बुक्स में बताए गए हैं, पर इससे ऊपर भी इनका नंबर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो बनते भी रहते हैं और कुछ डिस्ट्रॉय भी होते हैं. तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो है टाइम टू टाइम जो है उनको डिस्कवर करते रहते हैं. अब इन एलिमेंट्स को, जो पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो इनको जो है वो सिंबल भी देना, जिससे कि हम उस एलिमेंट को उसके सिंबल के अकॉर्डिंग से पहचान सकें. तो जो सिंबल्स दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं कई बार जो अल्फाबेट्स के हिसाब से, जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है या फर्स्ट लेटर होता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसके हिसाब से भी जो एलिमेंट्स के हैं वो सिंबल दे दिए जाते हैं. जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज हाइड्रोजन. H तो उसका सिंबल H है. हीलियम तो उसका फर्स्ट लेटर जो है He. लिथियम LiThium, लिथियम फर्स्ट लेटर जो Li. बेरिलियम है दैट इज Be. नेक्स्ट है बोरोन, फर्स्ट लेटर उसका बी है, ठीक है. कार्बन है सी. नाइट्रोजन एन. ऑक्सीजन ओ. तो इस तरह से जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, और उस हिसाब से इनके जो सिंबल्स हैं वो जितने एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में होंगे उस हिसाब से उनके सिंबल्स जो होंगे वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे कुछ मैंने सिर्फ एक गाइडलाइन से थोड़ा सा आइडिया दिया है कि किस तरह से हमें जो है सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स को लर्न करना है. आफ्टर दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद हमारे आते हैं मेटेलाइट्स. मेटेलाइट्स क्या होते हैं? मेटेलाइट्स विच हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटेलाइट्स ऐसे हमारे सब्सटेंसेस हैं जिनकी की प्रॉपर्टीज जो होती है वो रिजेंबल करती हैं बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ. एग्जांपल है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एटसेट्रा. तो इस सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो ऐसे मेटेलाइट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है दैट मींस the properties of silicon and germanium, they resemble both with metals as well as non-metals. Next is the noble gases. Noble gases are those which are stable. Noble gases वो होती है जो कि क्या है, stable है. और stable क्यों है? Because they have stable configuration. Noble gases are those which are stable because they have stable configuration. क्योंकि इनकी जो configuration है that is stable. उसमें ना तो हम कुछ change कर सकते हैं, कुछ भी उसमें change नहीं कर सकते हैं. उनकी जो configuration है that is stable. On the behalf of the stable configuration, some and these elements are to be put in the category of the noble gases. For example, helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. These are the noble gases which are very stable and they have stable configuration. But under certain special circumstances, xenon put in the category of noble gases and it forms a compound that is xenon difluoride. So here metals and non-metals are to be completed, and the next class of the pure substance is the compound. तो pure substance में अभी तक हम पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के बारे में. प्योर सब्सटेंस था हमारा एलिमेंट, और एलिमेंट को हमने कैटेगराइज किया फर्दर 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द थर्ड वन इज द मेटेलॉइड. ये सारी चीजें हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस कर ली हैं. तो अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्योर सब्सटेंस आता है दैट इज द कंपाउंड. कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन. तो कंपाउंड कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जो होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे इन अ फिक्स्ड होल रेशियो. उनका जो होल नंबर रेशियो जो होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा. That means elements are the compounds which are formed by 2 or more elements in a fixed whole number ratio. जिनकी की whole number ratio जो होगी वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी, और उस बिहार पर हम क्या करेंगे? कंपाउंड्स को बनाएंगे. तो हमारे पास मेनली
इनके जो एग्जांपल्स है कंपाउंड्स के, दीज आर वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स इसका जो NaCl, तो इसका जो मास होगा वो भी फिक्स्ड होगा और वॉल्यूम जो होगा वो भी फिक्स्ड होगा। अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर जो है दैट मीन्स ये कितने मॉलिक्यूल्स को मिलकर बना हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, दैट इज 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, दैट इज 2:1। अब अगर हम इसका मास नंबर देखते हैं तो हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज 2, ऑक्सीजन का कितना है 60, अगर कट करते हैं 1:8, दैट मीन्स इसकी जो रेशियो होगी दैट इज फिक्स्ड होल रेशियो। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स होमोजीनियस होते हैं। द कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, ये सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। प्रॉपर्टीज जो होंगी कंपाउंड्स की आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट्स। इसकी जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स की वो एंटायरली क्या होंगी, डिफरेंट होगी कंस्टिट्यूएंट्स से, क्योंकि जो कंपाउंड्स हैं दैट मीन्स दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएट बाय एनी फिजिकल मेथड सच एज हम ये कहते हैं डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है या फिर इवेपोरेशन है। बाय दीज मेथड्स वी कांट सेपरेट एनी टाइप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। बट अगर हम इनमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वाटर के केस में है तो अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, डिसोशिएट कर जाएंगे और वो इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हम कंस्टिट्यूएंट्स को किसी भी फिजिकल मेथड से जो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सच एज डिस्टिलेशन, evaporation, filtration. By these methods we can't separate any type of the compound, but we can separate by the chemical method. Fixed properties like melting and boiling point, इनकी जो melting and boiling points है, that means these are the fixed properties. Formation of the compounds is the formation of the compounds की that is accompanied by the energy changes. And for example, इसमें हमारे common example है water and sodium chloride. Next, the types of the pure substance. The last type प्योर सब्सटेंस हमारे जो वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़े हैं। एलिमेंट्स को हमने फर्दर कैटेगराइज कर लिया था डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए, कंपाउंड्स भी हमने स्टडी कर लिए। तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस हमारे खत्म हो जाते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस, द नेक्स्ट टाइप ऑफ द इम्प्योर सब्सटेंस इज द मिक्सचर। अब हम शिफ्ट होते हैं मिक्सचर्स के ऊपर, जो कि किस चीज की टाइप है, इम्प्योर सब्सटेंस की। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं, इट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस। ये कब बनते हैं, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सिंपली क्या कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर सिंपली मिक्स्ड, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को हम मिक्स करेंगे तो वो नॉर्मली शब्दों में क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। तो सपोज करो कि अगर हम एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम घर में आम नमकीन खाते हैं या भुजिया खाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, जिसमें उसमें हमें ग्रीन लीव्स भी मिलती हैं, पीनट्स भी होते हैं, या फिर उसमें सेवइयां भी होती हैं। तो दैट मीन्स देयर इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। तो जब सिंपली ये सारी चीजें आपस में मिक्स कर जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, मिक्सचर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर या तो होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में ये है कि अगर सपोज करो कि अगर हम दिस इज द टम्बलर, अगर हम इसमें पानी डालते हैं, पानी है एंड उसके ऊपर हम मिक्स कर देते हैं सॉल्ट को, तो जब हम वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर देंगे दैट मीन्स दिस इज द सेम टाइप ऑफ द कंपोजिशन। उसमें आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सॉल्ट और कौन सा वाटर है। तो दोनों चीजें जब मिक्स हो जाएंगी दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस कौन सा होगा, जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि नमकीन का है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के जब मिक्सचर्स इन्वॉल्व होंगे तो दैट इज अ हेट्रोजीनियस। प्रॉपर्टीज आर सेम एज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, और जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी बिल्कुल सेम होंगी जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स है। कंस्टिट्यूएंट्स से ही मिलती जुलती जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मिक्सचर्स की होंगी। कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनके, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। सपोज करो कि अगर हमने वाटर में जो है वो नमक जो घोला हुआ है और हम चाहते हैं कि हमने जो है वो वाटर को अलग करना है, नमक को अलग करना है, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम बाय
इसके इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा जो है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस के दौरान जो भी वेपर्स जो होंगे वो उड़ जाएंगे और नमक जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा। या फिर फिजिकल मेथड में हमारा सिंपल जो मेथड है दैट इज द हैंड पिकिंग मेथड है। अगर आपका नमकीन है और उसमें से आप पीनट्स को अलग करना चाहते हैं, या फिर आप जो लीव्स है ग्रीन लीव्स उनको अलग करना चाहते हैं, या फिर जो सेवियां हैं उनको अलग करना चाहते हैं, तो दिस इज अ सिंपल हैंड पिकिंग मेथड। तो मिक्सचर्स में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर और रिलीज एनर्जी। इसकी जो फॉर्मेशन है, मिक्सचर्स की जो फॉर्मेशन है, डज नॉट रिक्वायर और रिलीज एनर्जी। इसमें ना तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है और ना ही वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। देयर इज नो सच टाइप ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द मिक्सचर्स, क्योंकि जो इसमें है इसमें कोई बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है। यहाँ पे सिंपली जो दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं जब वो आपस में मिक्स कर जाते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। तो यहाँ पर कोई केमिकल मेथड ना होने की वजह से, या कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ना होने की वजह से, या कोई इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन ना होने की वजह से इसमें जो है वो जो मॉलिक्यूल्स है दैट मींस उनकी जो फॉर्मेशन है दैट डज नॉट रिक्वायर और रिलीज एनी टाइप ऑफ द एनर्जी। प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट जो थे वो फिक्स्ड नहीं करते हैं, वे वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द मिक्सचर। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिक्सचर दैट इज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस कौन से होते हैं? दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म। ये जो डायग्रामेटिकली देखें तो होमोजेनियस के जो मिक्सचर्स हैं वो क्या है? यूनिफॉर्म है, वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में जो है वो अरेंज्ड है। एंड इन इट्स प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, और ये जो मिक्सचर है ये यूनिफॉर्म होता है किसी में अपनी प्रॉपर्टीज में, और उसका जो कंपोजिशन होता है दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो जो एयर है, एयर जो है उसमें जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, तो इस वजह से दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस में देखते हैं तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं या पार्टिकल्स जो हैं दे आर अरेंज्ड रैंडमली, वो रैंडमली अरेंज्ड है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ये यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन में नहीं है। दिस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होता है इसका ना तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना ही इसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ऑयल एंड वाटर, अगर हम ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर जो होगा वो हमें अलग दिखाई देगा और ऑयल जो होगा वो अलग दिखाई देगा। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। After the completion of the pure substances and the impure substances, and impure substances we will discuss elements and the compounds, and in the impure substances the mixtures are to be discussed in very detail. And after the completion of the pure substances and the impure substances, our next important topic of this chapter is the solutions. Solutions, it is a homogeneous mixture. Solution जो है वो क्या है? homogeneous mixture है of two or more substances। और homogeneous mixture किस चीज का है? दो या दो से अधिक substances का ये क्या है? एक मिक्सचर है। and the components of the mixture can be 2, 3, 4 or many। तो that means solution जो है it is the homogeneous mixture of two or more substances, और इसका जो composition है, इसके जो constituents होंगे that means उनका नंबर जो होगा दैट मींस 2, 3, 4 और मैनी। तो आजकल जैसे गर्मियां हैं तो मैक्सिमम हर किसी की कोशिश होती है कि हम लेमन वाटर जो वो पिए। तो दिस इज द गिलास, और इसमें अगर हम जो है वाटर डालते हैं, दिस इज द वाटर, और वाटर में जो है वो हमने क्या डाला है? लेमन डाला है। एंड अगर उसको स्वीटी लेमन सिरप बनाना है तो उसमें हम थोड़ी सी शुगर भी डाल देते हैं। तो दैट मीन्स देयर इज अ मिक्सचर ऑफ द 2 or 3 or more कंपोनेंट्स। इसमें जो है वो मिक्सचर बन चुका है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का, और जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का जब मिक्सचर बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बट द कॉमन टाइप ऑफ मिक्सचर्स, पर इसमें हम ज्यादातर कॉमनली टाइप का मिक्सचर जो हम यूज करते हैं दैट इज बाइनरी। बाइनरी टाइप ऑफ मिक्सचर जो हम यूज करते हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या है? द सॉल्यूशंस विद 2 कंपोनेंट्स, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस। और वो 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द 2 टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब एग्जांपल हम देते हैं सॉल्ट दैट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। जो हम कम क्वांटिटी में लेते हैं और जो एक सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट, और जो हम ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में लेंगे दैट इज द सॉल्वेंट। सपोज करो अगर हम वाटर जो है दिस इज वो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो दैट इज द सॉल्वेंट, और जो उसमें हम कम क्वांटिटी में जो सॉल्ट डालेंगे दैट इज सॉल्यूट, वो क्या कहलाएगा?
सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जिसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे और वो इजीली जो होगा वो सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मींस सॉल्यूट क्या है? जब उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे that are in very less amount and it easily dissolves in the solvent, such type of the solution is known as a solute। and solvent क्या होगा? constituents present in more quantity, जो constituents होंगे वो more quantity में होंगे and in it solute get got dissolved, और उसमें जो solute होगा वो easily क्या कर जाएगा? dissolve कर जाएगा। तो such type of the solution are known as solvent। that means solvent is it is in very high quantity and in it the solute is easily dissolved। Next, what are the characteristics of the binary solutions or solutions? Homogeneous, ये homogeneous होता है, that means same type का composition होगा। अगर हम water में नमक को घोलते हैं या चीनी को घोलते हैं, after the mixing of the two types of the solutions, the solution is a homogeneous, क्योंकि उसके बाद हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा water है कौन सा नमक है। Composition can vary, इसका composition जो है वो vary कर सकता है। साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, इसमें जो साइज है पार्टिकल्स का वो क्या है? वो काफी स्मॉल है। डज नॉट स्कैटर लाइट, अगर हम नमक और पानी को जो घोलते हैं और उसको गिलास में रखा है तो अगर हम उसमें लाइट पास करें हैं तो उसमें लाइट जो होती है वो इजीली विजिबल नहीं होती। दैट मींस डज नॉट स्कैटर द लाइट, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। हम इसमें सॉल्यूशंस में जो है हम इजीली इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिजिकल मेथड्स। कौन से मेथड्स हैं? फिजिकल मेथड्स। क्यों? बिकॉज इट इज स्टेबल, क्योंकि स्टेबल होते हैं, इस वजह से हम इनको किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम नमक को वाटर से अलग करना चाहते हैं, दैट मीन्स एट दैट टाइम वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द वाटर दैट टू बी टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड रेस्ट ऑफ द दैट इज द सॉल्ट दैट इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द container or the glass. So these are the properties or the characteristics of the solutions. After that we shift to the types of the solution. That is the last topic of this chapter, that is in the that is from the part number 1. तो वो हमारा जो होगा वो लास्ट टॉपिक होगा आज के पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस हमने पढ़ ली है। अब उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस: मिसिबल सॉल्यूशंस, इमिसिबल सॉल्यूशंस एंड पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। तो मिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? मिसिबल लिक्विड्स आर लिक्विड्स व्हिच आर एबल टू मिक्स। मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो इजिली मिक्स हो जाए और कंप्लीटली मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन, और कंप्लीटली मिक्स होकर वो क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर लें और वाटर में अगर आप शुगर डिसॉल्व करते हैं या सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, दैट मींस वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होने के बाद वो क्या बना देता है? सॉल्यूशन बना देता है। सो दिस इज द मिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट है इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स आर द लिक्विड्स व्हिच आर अनेबल टू मिक्स। इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होंगे जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है मिक्स होने की, दे आर अनेबल टू मिक्स इन ईच अदर। फॉर एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर। अगर वाटर एंड ऑयल को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं तो दे आर अनेबल टू मिक्स इन ईच अदर। नेक्स्ट, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स है, वह लिक्विड्स डिसॉल्व टू सम एक्सटेंट। इसमें जो होता है वो लिक्विड जो होता है वो डिसॉल्व तो करता है पर वो कुछ एक्सटेंट तक जो होता है वो डिसॉल्व करता है, और डिसॉल्व करने के बाद वो क्या बना देता है? सॉल्यूशन बना देता है। व्हेन लिक्विड डिसॉल्व्स टू सम एक्सटेंट, मतलब इसमें क्राइटेरिया है कि लिक्विड जो होगा वो कुछ क्राइटेरिया कुछ हद तक जो होगा वो डिसॉल्व करेगा और उसके बाद डिसॉल्व करने के बाद वो क्या बना देगा? सॉल्यूशन बना देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं तो जैसे हम जो है शुगर जो है वो हम डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो वो कुछ एक्सटेंट तक जो है वो शुगर को तो डिसॉल्व कर लेता है पर उसके बाद जो होता है वो शुगर को डिसॉल्व नहीं करता है। दैट मींस देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर डिसॉल्विंग द शुगर इन द वाटर, एंड आफ्टर दैट there is no dissolving of sugar in the water. Next, examples इसमें कौन से? इथाइलिन ग्लाइकोल इन क्लोरोफॉर्म। इथाइलिन ग्लाइकोल इन क्लोरोफॉर्म जो है इसमें लिक्विड जो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो क्या करता है? कुछ हद तक जो होता है वो डिसॉल्व कर जाता है और उसके बाद जो होता है वो क्या बना देता है? सॉल्यूशन बना देता है। नेक्स्ट, फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस है, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होगा? इफ सॉल्वेंट इज वाटर। एक्वस सॉल्यूशन हमारा वो है जिसमें कि हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा? वाटर। एग्जांपल क्या है इसमें? सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन सॉल्ट इज
dissolve in water, and after mixing of the salt in the water, it forms the salt solution. Next is the non-aqueous solution in which solvent is other than water. इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर के अलावा कोई और होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जो केमिस्ट्री लैब्स हैं, लैब्स में हम नंबर ऑफ केमिकल्स का यूज करते हैं फॉर डिसॉल्विंग. तो अब इसमें अल्कोहल है या बेंजीन है, तो नंबर ऑफ ऐसे हमारे पास केमिकल्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं. फर्दर हमने सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होंगे, सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स एज मच सॉल्यूट. इसमें सॉल्यूशन जो होंगे वो डिसॉल्व तो करेंगे सॉल्यूट को, पर वो उतना ही डिसॉल्व करेंगे जितना कि उसकी कैपेबिलिटी है डिसॉल्व करने की. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर में शुगर जो होगी वो उतनी ही डिसॉल्व होगी जितनी की उसकी कैपेबिलिटी है, और जब उसकी कैपेबिलिटी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि वो शुगर को डिसॉल्व करना बंद कर देगा. सच टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस आर नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सेकंड टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस आर द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं in which more quantity of the solute can be dissolved without raising its temperature. इसमें solute जो होता है वो हम जितना मर्जी चाहे वो उसमें solvent में dissolve कर सकते हैं without raising its temperature. For example अगर हम वाटर में जो है वो शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो जो उसमें सॉल्वेंट होगा वो जितना चाहे उसमें जो शुगर होगा वो डिसॉल्व हो सकता है विदाउट टेम्परेचर को राइज किए. दैट इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसके बाद हमारा लास्ट आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है इन विच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इज ग्रेटर देन इट्स सॉल्युबिलिटी. इसमें जो होता है सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व तो करता है, दैट इज इन ग्रेटर एज कंपेयर टू द दैट इज सॉल्युबिलिटी. मतलब उसमें जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व कर जाता है विदाउट राइजिंग टेम्परेचर. हम टेम्परेचर को राइज भी नहीं करेंगे और बिना राइज किए हुए टेम्परेचर को जो होगा जितना चाहे सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाएगा. जबकि अनसैचुरेटेड में हमें क्या है, हम डिसॉल्व तो कर रहे हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, पर उसके लिए क्या है कि हमें टेम्परेचर जो है वो राइज करना पड़ रहा है. बट इन केस ऑफ द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मच मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट विदाउट राइजिंग इट्स temperature. So this is all about the types of the solution. That is the last topic of this part number 1, and the next topics are to be continued in the next part, that is part number 2.